आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बेसिकली ये जो हमारा आज का सेशन है, ये बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास है, ओरिएंटेशन सेशन है। इसमें हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश पीसीएस के थ्रू जो एई और जेई का जो जीएस और जीके का सेक्शन है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो प्रीलिम्स में है वो उसमें आपके जो जीएस के सेक्शन है उससे अराउंड 30 क्वेश्चंस आने आएंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जीएस का वेटेज है काफ़ी ज़्यादा, और जब हम बात करते हैं मेंस की तो वहाँ पे जीएस की वेटेज और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अराउंड 100 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग सिंगल मार्क्स। तो आपके 100 मार्क्स का जो पेपर है वो जीएस के से आपका यहाँ पे आ रहा है, तो अच्छा खासा वेटेज है। जैसा कि कल प्रदीप सर ने डिस्कस किया था आपको पेपर, तो सिलेबस तो आपको उन्होंने डिस्कस कर ही दिया है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा जीएस के ऊपर ही। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि जो जीएस का सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उससे सवाल आ रहे हैं, और उसमें हमने यहाँ पे पेपर को एनालाइज करके ये देखा है कि जो आपका कौन से सब्जेक्ट्स का कितना ज़्यादा वेटेज है, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो जब हम आपका जीएस सेक्शन का जो सिलेबस है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी है वो अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। अभी हम आगे पेपर को भी देखेंगे, पेपर में हमें समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालाइज किया है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के। उसके बाद है आपका जो सेकंड प्रायोरिटी पे जिसको मैंने रखा है वो है सर जी श्याम सर, जी कुछ लोग सर मैसेज कर रहे हैं लेट मी इन के लिए, तो आप प्लीज उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर। एक सेकंड। ओके तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से काफ़ी वेटेज है। मतलब ये जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटी का, ये काफ़ी वेटेज रखता है। यहाँ से मैंने देखा है कि अराउंड 8-10 सवाल तो यहाँ से आते ही हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है इंडियन पॉलिटी को, क्योंकि यहाँ से जो सवाल के वेटेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर पे मैंने प्रायोरिटाइज किया है हिस्ट्री को, हिस्ट्री वाले सेक्शन को। हिस्ट्री के अंदर भी जैसा कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री को क्लासिफाई करा गया है 3 सेक्शन में। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो कैरी करता है। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री की वेटेज काफ़ी ठीक ठाक है, अलॉन्ग विथ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड ही होता है। ऐसे तो आर्ट एंड कल्चर वो हिस्ट्री के पार्ट्स ही हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में हम ज़्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री में ही उसको पढ़ लेते हैं साथ में। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर को एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा है कि आईवीसी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, इससे मैंने नोटिस किया है कि हर साल कुछ ना कुछ सवाल इसमें 2-3 सवाल आते ही रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सेकंड नंबर पे मैंने प्रायोरिटाइज किया है हिस्ट्री के अंदर। वहीं हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, और बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत सरफेशियल सवाल है। हम अभी देखेंगे किस टाइप का सवाल आया है और वो कितना, उसके लिए कितने इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। उसी तरीके से जो थर्ड नंबर पे मैंने मॉडर्न को फर्स्ट पे रखा है, एंशिएंट को सेकंड पे रखा है, और मिडाइवल हिस्ट्री को मैंने थर्ड प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल हैं वो काफ़ी कम है। अगर सवाल हैं भी तो वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का सेक्शन। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी है आपका वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक सवाल आते हैं, बट मैंने देखा है कि इंडियन पॉलिटी से सबसे ज़्यादा सवाल, उसके बाद हिस्ट्री से, और थर्ड नंबर में मैं देख रहा हूँ तो उसमें ज्योग्राफी से सवाल आए हुए हैं, जिसमें आपके फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों से काफ़ी सवाल आए हुए हैं। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी मच डूएबल फ्रॉम एनसीईआरटी नोट्स और एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और तो उससे जो इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं
वो बहुत ईजिली मैनेजेबल हैं, आप बहुत आसानी से उसको आप टैकल कर सकते हो। तो उसके बाद जो कुछ सवाल मैंने देखा हुआ है, इससे जो आपका इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन है, हालांकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं कभी कभार, तो इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू स्कोर, वी हैव टू क्लियर एग्जाम, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जीएस में तो पढ़ने को बहुत कुछ है, काफ़ी वास्ट सिलेबस भी है, और जितना आप इन डेप्थ में पढ़ोगे तो जीएस काफ़ी ज़्यादा है, तो लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उसी लिमिटेड टाइम में हम सारी चीज़ों को करते हुए, क्योंकि आपको जीएस के अलावा आपको आपका टेक्निकल जो पोर्शन है उसको भी करना है, और साथ में इंग्लिश भी करना है, तो यू हैव टू डू अलाउड, सो आपको अपने टाइम को उसके हिसाब से डिवोट करना होगा। तो हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे आगे की, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल सबसे ज़्यादा बन रहे हैं उसको सबसे पहले कवर अप करना है, ताकि वी हैव टू गेट मैक्सिमम, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ पे मैंने जिसको रखा है वो है आपका मिसलेनियस सेक्शन, जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा हुआ है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही रैंडम्स हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पूछ लिया, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में पूछ लिया, कोई भी रैंडम सा फैक्ट पूछ लिया, कोई इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, कोई इंपॉर्टेंट मीट्स, इन सारी चीज़ों को भी पूछा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि एक मिसलेनियस से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, जो कि बहुत ही फैक्चुअल बेसिस पे होते हैं। उसके बाद जो आपका अगला सेक्शन है वो करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस, यहाँ से भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो जैसे कि आपका करेंट अफेयर्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट हो गए, अगर नई मिनिस्ट्री बनी है तो नए पोर्टफोलियो हो गए, इसमें आपके बजट्स आ गए, बजट हो गए, बजट को हम लोग करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में ही देख लेंगे, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स से बेसिक चीज़ें करने की आवश्यकता है, बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसको हम यहाँ से ही कर लेंगे, करंट अफेयर्स में कर लेंगे, बजट हो गया, ब्रीफ ऑफ इकोनॉमिक सर्वे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स में और भी कुछ ऐसे नए इवेंट्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ से चीज़ें आती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया आपके इस पेपर में, कि जो अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी ठीक ठाक वेटेज होते हैं, तो लेकिन ये जो सवाल हैं, ज़्यादातर देखा है कि जो स्टेट स्पेसिफिक सवाल आपके आए हुए हैं वो करंट इशू से रिलेटेड है, करंट इश्यूज से ही रिलेटेड है। तो एक सेकेंड, मैसेज है, अच्छा जिनके भी डाउट्स हैं मैं ले लूँगा, अभी थोड़ा सा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को, बाकी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में, हमें आगे कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं आगे चीज़ों को कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि आप पेपर को कोई भी, चाहे वो किसी भी एग्जाम का पेपर हो, चाहे वो आपका यूपीएससी का पेपर हो, या कोई भी आपका स्टेट पीसीएस का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, या रेलवे किसी भी एग्जाम्स के पेपर हो, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है क्वेश्चंस का, जो पीवाईक्यूज होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू को हम जब देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पेपर का लेवल क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेवल उनका क्या है, कितनी गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जब इसके जीएस के पेपर को एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो हार्ड क्वेश्चंस जिसको हम कहेंगे, ऐसे सवाल जिनको हम हार्ड कह सकते हैं, उनकी संख्या तो कम है, अगर वो हार्ड हैं भी इसलिए क्योंकि वो काफ़ी रैंडम है। हार्ड वही क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं जो रैंडम है, अदरवाइज जो ज़्यादातर सवाल हैं वो आपके लाई करेंगे इस कैटेगरी में, इजी टू मॉडरेट वाले कैटेगरी में ही ज़्यादातर सवाल है वो यहाँ पे लाई करेंगे आपके। उसके बाद जो एक और चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि जो पेपर है उसका लेवल काफ़ी सरफेसियल है, जैसे कि अगर कोई सवाल पूछा हुआ है चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चंपारण सत्याग्रह,
तो अब सीधा पूछा हुआ है कि ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, या इसको स्टार्ट कौन किए। तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी ही सरफेशियल टाइप का फैक्ट है, इसके लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम भी है, रैंडम फैक्ट्स पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ सवाल ऐसा है जो ट्रैपिंग क्वेश्चंस भी है, मतलब कि वो इस टाइप का पेपर प्रिपेयर किया गया है ताकि बच्चों को ट्रैप किया जा सके, उनको उलझाया जा सके, जिसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैच द फॉलोइंग है। अभी हम उसको देखेंगे किस टाइप के सवाल हैं। उसके बाद करंट डेवलपमेंट से काफ़ी सवाल आए हुए हैं, वही जो आपका करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स से काफ़ी सवाल आए हुए हैं, और मिसलेनियस जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि मिसलेनियस से भी काफ़ी सवाल आए हुए हैं। तो ये हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन है जिसको अभी हम जस्ट देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पेपर को देख लेते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो हमारा पेपर है वो किस टाइप का आ रहा है। तो ये देखिए, आइए, ये देखिए, ये आपका 2024 का पेपर है, आपको दिख रहा होगा। इसमें जो फर्स्ट सवाल है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये बिल्कुल एक रैंडम सा एक फैक्ट पूछा हुआ है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर है इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इट्स जस्ट अ फैक्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें कोई वैसी कॉन्सेप्चुअल चीजें तो है नहीं, ये बस ये ऐसी फैक्ट्स है जिसको आप मेमोराइज कर सकते हो, याद करना है आपको। ये आपका हो गया बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, फैक्चुअल क्वेश्चन। उसी तरीके से जो दूसरा सवाल आपका है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनैक्ट एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कब अडॉप्ट किया गया, उसको कब बनाया गया। तो ये जो सवाल है इसको आप रखोगे सरफेशियल फैक्ट, सरफेशियल फैक्ट्स वाले कैटेगरी में, क्योंकि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई तो उसमें हम उसके डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ वहीं से आपका क्वेश्चन है। सो ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और इस डेट को तो आपका प्रेम्बल में भी मेंशन किया गया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया है। तो ये जो सवाल है ये बहुत गहराई वाला सवाल नहीं है, इट्स जस्ट सरफेशियल टाइप ऑफ फैक्ट विच वी ऑल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखिए कुछ और सवाल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे कि एक जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 12th शेड्यूल है उसमें इनमें से जो कौन सी चीजें हैं उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को आप कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा डेप्थ वाला सवाल है, क्योंकि बहुत लोग जब शेड्यूल पढ़ते हैं तो शेड्यूल पढ़ते टाइम क्या होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, इस तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो है 12th शेड्यूल के अंदर की बातों को पूछ लिया गया है कि 12th शेड्यूल में तो हम जिसकी बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सा ऐसा चीज है जो हम अलाउड नहीं है। तो इसमें इसका आंसर ये था, अर्बन पुलिस सिस्टम कंट्रोलिंग द ड्रग एंड नारकोटिक्स एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूथ। तो ये जो सवाल है ये आप कह सकते हो कि ये एक टफ सवाल है, और ये काफी मतलब एक कॉन्सेप्चुअल और इन डेप्थ सवाल है, इसको हम ये कह सकते हैं। उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सी जो पत्रिका है जो ये जो जर्नल्स है वो कौन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इस सवाल को देखिए, हरिजन है। इजिली कई बार क्या होता है कि हमें चीजें हो सकता है एग्जैक्टली वो सारी चीजें नहीं पता हो, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हम बहुत ही सरफेशियल नेचर के होते हैं, मतलब कि लोगों को वो याद ही होते हैं, क्योंकि आप हल्का भी कहीं से भी थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इन चीजों को पढ़ ही लोगे आप कहीं ना कहीं। उसी तरीके से जैसे कि ये हरिजन था, हरिजन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया है, इसको बच्चा बच्चा जानता है। अगर नहीं भी जानता है तो आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो आप इजिली इसको एलिमिनेट कर लोगे। तो ये हो गया यंग इंडिया हो गया, है ना। और उसी तरीके से इंडियन ओपिनियन है वो भी गांधी जी का है। तो ये जो बंगाल गजट है जिसको जेम्स ए हिक्की द्वारा ये जर्नल से इसको पब्लिश किया जाता था। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है ना। बट वही बात है, हिस्ट्री है तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें हैं वो मेमोराइज करने वाली चीज़ें, ठीक है ना।
उसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो काफी इंटरेस्टिंग सवाल था और ये मैं बताऊंगा कि क्यों सवाल पूछ सॉरी क्यों सवाल पूछा गया। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द क्लासिकल स्टेटस ऑफ लैंग्वेज, कि कौन कौन से लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो हमारे पास पहले से जो 6 लैंग्वेजेस थी उसको क्लासिकल स्टेटस दिया हुआ था पहले से, जिसमें से फर्स्ट वन है संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयाली है, तेलुगु है एंड उड़िया है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी साउथ की चारों लैंग्वेजेस को इसमें क्लासिकल स्टेटस दिया हुआ है, और संस्कृत तो ऑब्वियसली हमारा सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इंडिया की, तो ये तो मेंशन होगा ही। और सॉरी अलॉन्ग विद दैट ओडिया को भी मेंशन किया गया था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंट में 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया है ना। उसमें से आपके हैं पाली, प्राकृत, आपका मराठी, बंगाली एंड असमी। इन लैंग्वेजेस को भी अभी दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो ये अभी रिसेंट में हुआ था, इसलिए एक तरीके से करंट अफेयर्स के सवाल आप कह सकते हो, है ना। या क्योंकि क्लासिकल स्टेटस मिला था नए लैंग्वेज को, बट करंट अफेयर्स को इंटरलिंक करके स्टैटिक सेक्शन से सवाल दिया गया है, ये चीजें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, ब्लैक कोट सिंड्रोम है। अब इस टाइप के सवाल को कोई कैसे टैकल करेगा, ब्लैक कोट सिंड्रोम। अगर आप जुडिशियरी के छात्र नहीं हो, अगर आपका कोई बैकग्राउंड जुडिशियरी में नहीं है, आपने कोई वैसी पढ़ाई नहीं करी है, तो इस सवाल को कैसे कर पाओगे, ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सवाल है वो बिल्कुल बिना हाथ पैर वाले सवाल है। ऐसे सवाल में सिर्फ आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ब्लैक कोट, तो ब्लैक कोट कौन बियर करता है जनरली, तो ब्लैक कोट है वो ज़्यादातर है वो किनके द्वारा बियर किया जाता है, तो ये जो एडवोकेट्स होते हैं, जज होते हैं, इनके द्वारा कैरी किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि शायद उसी चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर वैसे ये है, द स्ट्रेस लेवल अमंग ऑर्डिनरी सिटीजन ड्यू टू द कल्चर ऑफ एडजॉर्नमेंट्स इन द कोर्ट। मतलब कि जो कोर्ट के जो टिपिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, है ना, उसके वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके लिए ये इसको नाम दिया गया है ब्लैक कोट सिंड्रोम का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं आपके पेपर में। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो था अगरतला अखौरा रेल लिंक के बारे में। अगरतला अखौरा रेल लिंक ये भी न्यूज में थी, इसलिए यहाँ से सवाल आए हुए थे। उसके बाद आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी वही चीज़। इसमें आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसको पब्लिश नहीं करती है। तो ये सब रिपोर्ट्स हैं वो आपको याद करने होंगे। अब इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, इसको सॉरी इसको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो यहाँ पे तो लोगों को अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के जो क्रोनोलॉजी है वो नहीं पता रहता, तो यहाँ पे पूछा हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी को याद करना है। तो इस टाइप के सवाल हैं, उसको डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अगर ध्यान है तो बन जाएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को इट इज वेरी हार्ड टू टैकल। आगे थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि पूछा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ लाल बाल पाल। अब लाल बाल पाल ये बहुत ही पॉपुलर है, ये स्लोगन भी बोलते थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अ, तो ये जो तीन थे इन्हीं के नाम को ऐसे समराइज करके लाल बाल पाल के तरीके से बोला जाता था। और अ, तो इसमें कौन नहीं होंगे, तो इसमें लाला हरदयाल हो जाएंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो आप देख सकते हो कि बहुत ही फैक्चुअल टाइप के कुछ सवाल हैं, कुछ है वो बहुत ही सरफेशियल टाइप के फैक्ट्स हैं, जिसको इजिली भी किया जा सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको डिटेल नॉलेज की जरूरत है। अच्छा एक बार देख लेता हूँ किन्हीं का कोई डाउट तो नहीं है। एक सेकंड। जस्ट ए सेकंड।
मैसेज, सर आप 1 आवर्स की क्लास में इतना सारा कवर कर पाएंगे? आप ऊपर से तो नहीं कराएंगे। आई लिटरली हैव जीरो नॉलेज इन जीके जीएस। देखिए, जैसा कि आई डोंट नो वेदर ही इज हेयर और नॉट, बट आई एम रिस्पॉन्डिंग कि बात यह है कि 1 आवर्स की क्लास है, बट वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था कि जो हमारा जो पेपर आपका है जिस तरीके का, ओके यू हरिया, थैंक यू। मैं ये कह रहा था ना कि जैसा आपका पेपर का नेचर है ना, उसमें आप ये देखोगे कि आपके बहुत सारे सवाल हैं वो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले सवाल हैं, मतलब जिसमें आपको आप बहुत कम एफर्ट डाल के बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। जैसे देखो, जीएस वाले सेक्शन में क्या होता है ना कि अगर आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मुझे 30 में 30 आउट ऑफ 28 लाना है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जीएस में इफ यू आर एबल टू मैनेज 20 टू 22 आउट ऑफ 30, देन इट्स वेरी नाइस आई थिंक, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसा हमेशा रहेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाओगे। कुछ सवाल ऐसा बिल्कुल बाउंसर सा रहेगा, लेकिन आप 30 में अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जिसको आप बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हो। वही मैं दिखा रहा था आपको 24 वाले सवाल में कि 2024 में जो सवाल आया है उसमें से 10-15 सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सबको ही करना चाहिए, है ना। तो वो चीज कर सकते थे। बाकी जो 15 सवाल के अलावा 5 सवाल और है, 5 से 7 सवाल, है ना, 5 to 7 क्वेश्चंस और हैं जिसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तब आप जाके 22-23 के आसपास पहुंच जाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज good enough to have a decent marks in your GS पेपर। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। अदरवाइज जीएस में 30 आउट ऑफ 30 हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि हमें 30 में 30 ले आएंगे, और बहुत कम ही बच्चे वैसे लेके आ पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा समय दिया हो जीएस को। लेकिन आपका जो मेन पेपर है वो टेक्निकल है, उस पर आपको ज्यादा कमांड होना चाहिए, और नॉन टेक को आप इस तरीके से करिए कि आप बाकी बच्चों से आप पीछे नहीं रहिए। आप इतना सोच रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो जीएस में आपका बहुत अच्छा कमांड नहीं रहा होगा अभी तक, लेकिन इट विल इम्प्रूव ग्रेजुअली। जैसे जैसे हम लोग क्लास को प्रोसीड करेंगे ना, तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। और जहां तक बात आप कह रहे हो ऊपर ऊपर का, तो अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर है वही ऊपर ऊपर है, मतलब कि बहुत ज्यादा इनडेप्थ में सवाल नहीं है। तो इनडेप्थ में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फैक्ट्स को याद करना होगा। कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन मैं करूंगा, मुझे वो कराना होगा, लेकिन फैक्ट्स तो आपको मेमोराइज करने होंगे ना, तो वो चीज है। और कुछ टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं क्या वीकली? यस सर, आई एम। अच्छा, जैसा टेस्ट का बात है तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि टेस्ट से ज्यादा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा वो है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। तो मैं इसे ये करूंगा, मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर हैं पिछले 7-8 साल के। एंड अपार्ट फ्रॉम previous year paper of JEE and AE, I will also include PYQs of other exams of same nature, है ना। जैसे कि अगर आप और भी, जैसे मान लो आप हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, है ना, अगर आप मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो और मॉडर्न हिस्ट्री में आप चंपारण सत्याग्रह पढ़े, चंपारण सत्याग्रह पढ़े, ओके, तो चंपारण सत्याग्रह पढ़ने के बाद आपको और जितने भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, या फिर कहीं पे आया होगा, भले ही वो किसी दूसरे एग्जाम में आया होगा तो भी मैं आपको दे दूंगा। मान लो आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते हैं, है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़े, तो एक बार हम लोगों ने जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1857 रिवॉल्ट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और वैसे सवाल जो पहले आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो उसको मैं वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, और फिर इस तरीके के जब सवाल आएगा तो उसको टैकल करने में इजी भी फील होगा। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इट इज बेटर टू डू PYQ ऑफ इवन एनी एग्जाम rather than doing PYQ of any other coaching और अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ये रिलायबल लगता है कि आप PYQ किसी दूसरे कोचिंग का कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप किसी न किसी एग्जाम्स का ही PYQ को प्रैक्टिस कीजिए rather than practicing questions of any टेस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ। सर फोकस मोर ऑन करेंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स पे फोकस तो करना ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही आप फोकस कीजिए और स्टैटिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टैटिक को छोड़ेंगे तो फिर करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो होराइजन है ना, दैट इज वेरी वाइड। करंट अफेयर्स आप खुद सॉरी, आप खुद सोचिए जो करंट अफेयर्स है वो कितना वाइड है। इसमें
एवरीडे आपके कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू एवरी अदर फील्ड, लाइक साइंस एंड टेक्स, साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट्स हो गए, इन्वायरमेंट का हो गया, है ना, उसके बाद कुछ ज्योग्राफिकल इंसिडेंट्स हो गए तो ये सारी चीजें हैं। तो करेंट अफेयर्स हैं वो काफी वाइड हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, कोई आपका अवार्ड्स अवार्ड्स हो गया, कोई वैसे सेरेमनी आ गई, ये सारी चीजें तो वो तो है ही, उसको तो हम करेंगे ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या करना होगा कि हमें अपने स्टैटिक को ध्यान देना होगा, स्टैटिक पे फोकस करना होगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, दे आर वेरी much doable, and apart from that I have seen the questions of modern history, they are also very much doable। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा तो यू कैन मैनेज इट इजीली। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग को अगर कुछ और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से माइक ऑफ वो करने का है क्या? अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे। मीवोम, मीवोम, क्या मैंने आपका डाउट क्लियर किया या अभी आपका कुछ और भी डाउट है? मेनिया, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग करंट पे ध्यान देंगे। ओके, अभी ठीक है सर। अगर अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अप्रोच के बारे में, और बाकी हम लोग बेसिक से ही चलेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आई हैव नो नॉलेज, जीरो नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज, बट ऐसा नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें फिर से रिफाइन हो जाएगा, जो बहुत टाइम से आई होप छूटा हुआ होगा। आप 10th 12th के बाद मे बी आपने जीएस नहीं, 10th के बाद ही शायद आप सोशल स्टडीज नहीं पढ़े होंगे, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड आप टेक्निकल साइड चले गए होंगे। बट ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो सब रहती हैं, बाद में वो रिफाइन हो जाता है धीरे धीरे। if if there is weekly test will be very helpful। Okay, we will plan, see Mania, we will plan weekly test, and that's why I have thought कि हमारा जो क्लास होगा वो मंडे टू फ्राइडे हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। एंड सी, जैसा कि मैंने अगर अपने क्लास में ये बोला है, जैसे मैंने बोला है कि हमारा क्लास 8:30 टू 9:30 PM होगा, इट डजेंट मीन कि ये बिल्कुल 9:30 के बाद एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। 9:30 के बाद हम इसको 10 तक भी ले जा सकते हैं ना, 10 PM तक भी ले जा सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। हमें हमें जब सिलेबस खींचना होगा, लगेगा कि हम लैग कर रहे हैं, तो वी विल इनहेंस अवर स्पीड ना। तो ये इशू नहीं है टाइम का, ठीक है। हम लोग अगर स्टार्टिंग से ही हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में चलेंगे तो फिर यू विल मिस दैट द कॉन्सेप्ट जो हमें चीज़ों को टैकल करना होगा, ठीक है। तो हम लोग वो करेंगे। और जैसा कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगे तो सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो मैं उस बीच में ये प्लान करूंगा कि कुछ टेस्ट दे दूं, तो सही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस प्लान कर लेंगे, फ्रेम कर लेंगे, तो वो सही रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा अगर टेस्ट भी मैं प्लान करूंगा तो उसमें पीवाईक्यू के सवाल ज़्यादा रहेंगे, ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओ। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी, जैसे मान लो मैं अपने मन से कुछ सवाल बनाया तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन आप सोचो कि आपने कोई वैसा सवाल बनाया है दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन एनी अदर प्रीवियस एग्जाम्स, तो वो एक कहाँ से, जब आपको एक ऑफिशियल कोई जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो जब सवाल प्रिपेयर किया है और आप जब उसका सवाल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस रादर देन सॉल्विंग एनी टेस्ट पेपर ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो ये मैं कहना चाहूँगा। मैं 10th तक भी नहीं पढ़ा, चीटिंग कर कोई नहीं भाई, मतलब कोई नहीं यार, मतलब ठीक है, जो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कभी भी शुरू कर सकते हो, जो समय चला गया उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है और कोई मतलब नहीं है, दैट दोज आर वेरी सेंसलेस थिंग। अभी से करोगे अभी से सही हो जाएगा, मेमोरी तो है ना, बस ब्रेन सही होना चाहिए। और और तो ऐसा कोई दूसरा वो नहीं है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो ओरिएंटेशन ही है, इसलिए हम लोग एक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा गेट टू नो भी कर लेंगे। एंड आई एम सॉरी कि मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया स्टार्टिंग में आपको, बट मेरा नाम श्याम है, आई होप यू नो। और आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है।
तो मैं आपको यहीं से क्लास ले रहा हूँ। यू होप यू नो गया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, वेयर लॉर्ड बुद्धा गेट इनलाइटनमेंट, सो आई एम फ्रॉम द बोध गया इटसेल्फ। सो ठीक है, ये चीज़ें मैं मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं फ्रेंडली नहीं था जूम पे, दैट्स वाई थोड़ा मुझे इशू हो रहा था स्टार्टिंग में, बट ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। श्याम सर। जी, यस सर, हाँ, प्रदीप सर। यस श्याम सर। जी सर एक चीज कंफर्म कर दीजिएगा सभी को कि क्लासेस आज ओरिएंटेशन क्लास थी, रेगुलर क्लासेस इनकी कल से होंगी ना, और जो लिंक है वो डेली उसमें ग्रुप में मिल जाएगा जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया हाँ है, हाँ हाँ, आज की जो क्लास है आपका वहाँ एक पर। हाँ ओरिएंटेशन क्लास है, इंट्रोडक्टरी, मैंने शुरू में ही कहा था ये ओरिएंटेशन क्लास है। ठीक सर। तो इसमें जो हम लोगों ने एक तो पहले ये देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या अप्रोच रहना चाहिए, सब्जेक्ट को भी हमने देखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं और कितने जो डेप्थ में सवाल आ रहा है, तो ये सारी चीज़ तो हम देखें ही। बट हमारा जो रेगुलर टॉपिक स्टार्ट होगा जहाँ से हम प्रॉपर हम अपना जो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जैसे वी विल स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। तो इंडियन पॉलिटी क्योंकि उसमें से अच्छा खासा वेटेज है ना, पॉलिटी का वेटेज काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा हुआ एग्जाम में। मैं अभी जैसे मैंने आपको 2024 का पेपर दिखाया, जब आप और पीछे का पेपर देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, और एकदम से फुल टॉस टाइप के सवाल आए हुए हैं, बिल्कुल छक्का मारने वाला सवाल है ना। तो पॉलिटी के सवाल बहुत अच्छे हैं, एंड पॉलिटी इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप मिस नहीं कर सकते, मजा भी आता है और बहुत इजीली वो माइंड में घुसता भी है। तो वो सही रहेगा, पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा ना कि हमें अपना एक बाउंड्री सेट करना होगा, है ना, क्योंकि आपका जो एग्जाम का नेचर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक स्टेट पीसीएस, जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स होते हैं, उन सब का डिमांड अलग है ना। लेकिन आपका जो पेपर का डिमांड है वो अलग है। तो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि पढ़ाते टाइम हम ज़्यादा भटके नहीं, है ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भटकेंगे तो क्या होगा ना कि हम बहुत कुछ मिस आउट कर देंगे, और अल्टीमेटली तो हमें एग्जाम्स क्लियर करना है ना, नॉलेज बढ़ाने के लिए यार पूरी जिंदगी बची हुई है। पहले आप एग्जाम क्लियर कर लो, जॉब अप कर लो, है ना, उसके बाद फिर आपके लिए बहुत सही रहेगा, आप चीज़ों को बहुत इजीली मैनेज करोगे। बाकी जीएस का नॉलेज आप लेते रहिए कभी, बट अभी का ये है ध्यान कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। प्रदीप सर का वॉइस बहुत दिन के बाद सुने, मजा आ गया, अच्छा अच्छा। ओके। और कोई डाउट अगर आपका है तो आप पूछिए। और जैसा कि प्रदीप सर ने बताया कि जो लिंक हुआ क्लास का वो आपको ग्रुप से मिल जाएगा, जहाँ पे वो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है जीएस क्लासेस के लिए, तो आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। उसमें मैं ये करूँगा कि डेली बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट कुछ करंट इशू चलते रहेंगे, है ना, उसको भी हम लोग उसमें डेली अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपका जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तब तक आपके पास अच्छा खासा करंट अफेयर्स के भी नॉलेज हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए हम लोग सिर्फ क्लास पे रिलाई नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि करंट अफेयर्स का बिल्कुल अलग क्लास होगा। करंट अफेयर्स विल गो ऑन साइमल्टेनियसली, है ना, साथ साथ में ही चलेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि हम अपना स्टैटिक करते रहेंगे और डेली का कुछ इवेंट जो भी न्यूज़ में रहेगा वैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग उसी ग्रुप में डालते जाएंगे और आप उसको वहाँ से करते जाइएगा। तो साथ साथ में करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होते चलेगा। अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ोगे कि हम स्टैटिक कंप्लीट होने के बाद शुरू करेंगे, तो फिर वो इशू हो जाएगा, फिर बहुत लंबा चला जाएगा यार, फिर दिक्कत आ जाएगी और फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो करंट अफेयर्स को आप साथ साथ में करिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जैसा लगेगा, जैसे मान लो अभी रिसेंटली बजट आई, तो बजट से रिलेट, बजट अगर आप पहले से आपके पास इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड नहीं है तो हो सकता है आपको उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो उस केस में क्या होगा कि हम धीरे धीरे जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना उसको डिस्कस कर लेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें क्या है, बेस बेस ईयर क्या, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, इन्फ्लेशन क्या है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो हमें वो चीज़ें भी समझ में आती जाएंगी। तो अभी हम डेली बेसिस पे ये करेंगे कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें करंट इश्यूज को भी हम लोग अपलोड करते चलेंगे, जो भी न्यूज़ रहेगा उसका उसको हम लोग उसमें अपडेट करते चलेंगे, और आपको करंट अफेयर्स वहीं से करना है, ठीक है। और किन्हीं का कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए।
अगर किन्हीं को कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, किन्हीं को कुछ बोलना है तो मैं उनको अनम्यूट कर। ओके, किन्हीं का मैसेज है। सर कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा? सी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बाय प्रदीप सर। सो आप वो देखोगे वो अराउंड 45 टू 50 डेज के अराउंड वो लिखा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो जाए, बट ऐसा भी नहीं कि जल्दी के चक्कर में जैसे तैसे खत्म कर दिए कोर्स को। थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे कि वो आपके आगे फर्दर और भी जो एग्जाम्स होगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग उस तरीके से करेंगे। बट यस, इट्स अराउंड 2 मंथ, एंड अगर लगेगा कि हमें और ज़्यादा चीज़ें छूट रही हैं तो उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे एज पर द डिमांड और द नीड ऑफ यू गाइस। 2024 का पेपर, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा। सी यार, हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है। हमने ये किया था कि मैं ये दिखा रहा था ना कि पेपर का कैसा लेवल आया है आपका, है ना, मैं वो दिखा रहा था। लेकिन वी विल डिस्कस पेपर को, हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, बट वी विल डिस्कस पेपर इन ए डिफरेंट मैनर। लाइक कि जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा ना कि इंडियन पॉलिटी से जितने भी आपके पीवाईक्यूज है ना, पिछले 3-4 साल का जो भी पीवाईक्यूज है उसको मैं पहले एक जगह कर लूंगा, ठीक है, और उसको टॉपिक वाइज मैं कैटेगराइज कर लूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पीवाईक्यू को पहले देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू को हम देखने के बाद उसको सॉल्व नहीं कर, मतलब देखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को पढ़ लेंगे, है ना, और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे देन वी विल डू पीवाईक्यू। फिर आपको देखना, आप खुद देखना कि आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो देन इट इज वेल एंड गुड, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम लोग अगर नहीं हो रहा होगा तो हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा पेपर कहाँ पे लैग कर रहा है ना, वो चीज को हम कंसीडर करेंगे, है ना, कि हमारा पेपर है वो कहाँ पे क्या जरूरत है उसको फिर से करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, ये चीज करेंगे। और भी, और बोलिए जिनका भी डाउट है। सॉरी, कोई डाउट नहीं है आपके अब? अगर आपके डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी का कुछ एक, बस अभी तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट पॉलिटी का कुछ मैं टॉपिक आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ से कितने टॉपिक करने हैं और पॉलिटी में किन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो अगर आपके डाउट्स हैं तो 1-2 मिनट में आप पूछ लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पॉलिटी का एक ब्रीफ हम लोग ऐसे जानने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा क्लास तो रेगुलर स्टार्ट होगा ही कल से। सर प्रीलिम्स में जीके जीएस आएंगे क्या इस बार? फॉर यस, मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बार ऐसा आया है पेपर प्रीलिम्स में भी तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना, क्योंकि व्हाई नॉट, अगर आ गया तो फिर आप क्या करोगे। एंड सी, अगर आप जीएस जीके जीएस कर भी लेते हो, अगर नहीं भी करते हो तो आपको मेंस में फिर क्या करोगे, मेंस में तो आपको करना ही पड़ेगा ना मेंस के लिए। तो अगर आप अभी से करते हो तैयार जीके जीएस को, तो आपको मेंस के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा ना, और आपके पास आपका काम भी काफी बच जाएगा। और देखिए, आपको जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग यहाँ पे करेंगे आप बस उसको ध्यान में रखिए। और साथ में आप पैरेलली लेके चलिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को आप पैरेलली लेके चलिए, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप टेक्निकल पढ़िए 1-2 घंटे के लिए बस, नॉन टेक के लिए आप अपना टाइम निकालेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। लेकिन ये कि आपको ये चीजें डेली बेसिस पे करना होगा। करेंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको बताया, हर दिन का कुछ ना कुछ कंटेंट जो भी लगेगा मुझे कि कुछ न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ है, तो मैं उसको उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। तो वहां से अगर आप उसको देखते हो तो आपके पास जो करंट अफेयर्स है वो खुद ही बिल्डअप होते जाएगा ना। तो आपको फिर लास्ट में पैनिक होने की जरूरत नहीं होगी कि अरे करंट मेरा छूट गया बिल्कुल, कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें फिर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये मेरे हिसाब से अप्रोच रहना चाहिए। बाकी जैसा अगर आप मान लो जीके जीएस प्रीलिम्स के लिए नहीं तैयार किए
और अगर 25-30 सवाल आ गए जीके जीएस से, तब फिर आप वहाँ पे क्या करोगे? तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। और प्रीलिम्स है वो ऐसे भी एलिमिनेशन का ही एग्जाम है ना, एलिमिनेटरी प्रोसेस से बच्चों को छांटा जाता है। तो अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं निकालेंगे तो मेंस की बहुत अच्छी तैयारी भी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो प्रीलिम्स को जो फर्स्ट ब्रेक कर उसको तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। सॉरी। Anyone else? Any questions from anyone? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी को देखते हैं ना। पॉलिटी के जो सेक्शन है जिसको हम लोग आने वाले समय में आगे करेंगे, उसको बस एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं, है ना। तो पॉलिटी को एज ए सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले मुझे तो पहले ये समझना जरूरी होगा कि पॉलिटी पढ़ना ही क्यों चाहिए भाई, और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट क्यों जरूरी है। तो देखिए, अभी तो फिलहाल हम लोग एग्जाम का बात कर रहे हैं ना। तो एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि आप पॉलिटी के सवाल सॉल्व करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और नंबर से आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, फिर आपको जॉब मिलेगी। ये तो ठीक है, ये अपनी बात हो गई। लेकिन पॉलिटी का एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए जब आप पॉलिटी का नॉलेज रहता है ना, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हो। गवर्नमेंट को समझ पाते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझ पाते हो, अपने स्टेट्स के बारे में जान पाते हो, अपनी आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जान पाते हो, समझ पाते हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ दिया गया है जो आप ये आप बिल्कुल सोच नहीं सकते कि जिस हिसाब से चीजें दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का आए दिन वायलेशन होता है, एवरी डे किसी न किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो अब आपके पास जब अवेयरनेस होगी तो आप उन सब चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि कहाँ पे हमारी जो राइट्स थी उसकी वायलेशन हुई है। गवर्नमेंट्स की कोई अगर स्कीम आई है तो वो किस तरीके से एज ए सोसाइटी फ्रूटफुल है ना। तो इस तरीके से आपका और भी ड्यूटीज, राइट्स तो सब बात करते हैं, राइट्स की बात सारे लोग करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम राइट्स यू ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन, उसकी बात कोई नहीं करता। बट वेन यू लर्न पॉलिटी, वेन यू स्टडी पॉलिटी, देन यू कम टू नो अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा अपने बारे में। एग्जाम की तो बात अलग है, बट आप अपने आप को एक अच्छा लगेगा कि जैसे अरे मुझे ये चीज़ें आती है, मुझे अभी तक ये चीज़ें पता नहीं थी, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता थे, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन अब हम उसको समझ रहे हैं। किस तरीके से इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हाउ जुडिशियरी फंक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुडिशियरी, है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ जुडिशियरी, हाउ जुडिशियरी इज इंटीग्रेटेड, है ना। सुप्रीम कोर्ट एक हायरार्की क्या है, जुडिशियल हायरार्की क्या है, लोगों को रिजर्वेशन क्यों मिलते हैं, है कि नहीं, किसी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस क्यों मिला है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप जानोगे ना, तो फिर आपको अंदर से ना बहुत मजा आएगा कि अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, उसको आप बहुत इजीली डीमार्केट कर पाओगे कि जो लीडर्स जो बोल रहे हैं वो उनकी चीज़ों में कितना ज़्यादा है, वो आप अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे। तो ये सारी मतलब एडिशनल चीज़ें हैं, बट हमारा जो प्राइम फोकस है वो है एग्जाम क्लियर करना। एंड फॉर दैट पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप नहीं मिस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, I am repeating again and again, polity is one of the most स्कोरिंग सब्जेक्ट आई विल से, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान होता है यार। मतलब आप बहुत इजीली चीज़ों को समझना शुरू करोगे, क्योंकि पॉलिटी को हम हर दिन अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको हम रिलेट कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, ये सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन किया है पॉलिटी के अंदर, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना, कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, कैसे इवॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ में करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय बहुत चला जाएगा, और उतना हमारे पास समय है नहीं, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है।
सेकंड वन है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कैसे बनाया गया, क्योंकि संविधान भाई कोई ऐसी चीज तो है नहीं, छोटी सी चीज की भाई किसी एक बंदे ने आया और उसको बिल्कुल से बना दिया, है ना। 2 साल इसको संविधान को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। देन सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा टाइम है यार, मतलब कितने सारे लोग मेंबर्स मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किए, एंड इट टेक्स even more than 2 years, or you can say that it takes around 3 years to draft the constitution for our country. So ये बहुत ज़्यादा एफर्ट वाली चीज़ है, और इसके पीछे रीजन भी है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इतना समय क्यों लगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अगला है, वो जो तीसरे नंबर का है टॉपिक, वो है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं उसको समझेंगे। उसके बाद प्रियम्बल को पढ़ेंगे। प्रियम्बल तो आप लोग जानते ही हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, है ना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैविंग सोलमनली रिजर्व, ये सब तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा ये है सिटीजनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप है वो बेसिकली क्या है कि हाँ, स्क्रीन आ रहा है ना। सिटीजनशिप बेसिकली क्या है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डेप्थ में सवाल नहीं आते हैं, ये आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग ना शॉर्ट में ही कोशिश करेंगे कि निपटाएं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर इज दिस फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से हर एग्जाम्स में 2-3 सवाल आते ही आते हैं, और इट इज, आई विल से कि इसको कहा ही गया है कि सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर आपका डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, इसको पढ़ेंगे। ये सारे जिसमें मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके पास राइट्स है, देन आल्सो अपार्ट फ्रॉम राइट यू आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ दी गई, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती हैं, है ना, जैसे कि पढ़ा होगा आपने कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट, ये जो हमारा पार्लियामेंट का टॉपिक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं। जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट से रिलेटेड उसके जितने भी प्रोसीजर्स है उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, डिप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से, थोड़ा मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल से करेंगे। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन। इन सारी चीज़ों को करते हुए हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, तब हम जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है उसको हम होलिस्टिकली कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन सब को भी हम साथ साथ में कवर अप करते चलेंगे, ताकि कुछ भी चीज छूटे ना। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखेंगे हम कि हमें कितना जरूरत है ऐसे करने को। तो इसको हम बहुत डेप्थ में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जितना हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो उसके हिसाब से ही हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। तो ये इस तरीके से पॉलिटी को हम लोग आगे कवर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना करने के बाद आपका जो पेपर है, जिस तरीके का सवाल आता है, वो कोई मिस आउट होना चाहिए। बाकी अब आप और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए सवाल। एनीवन दोज हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज आप पूछिए। मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज
आस्क किसी भी टाइप का डाउट हो सेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या जो भी आपको पूछना हो कैसे आगे प्रोसीड करना है पेपर से रिलेटेड, आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेझिझक यहाँ पे, जो भी आपको पूछना है। एनीवन प्लीज। all doubts are over. If you don't have any doubt, please type no doubt so I can मुझे कंफर्मेशन थोड़ा मिल जाए। प्लीज डू राइट नो डाउट और समथिंग लाइक सो, मुझे भी ये लगे कि नहीं आपके पास डाउट नहीं है, अदरवाइज ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं कम्युनिकेशन का इशू तो नहीं हो पा रहा है ना। ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम यार कल, नो डाउट। ओके, सो फाइनली जो मुझे बताना था ओरिएंटेशन क्लास में मैंने वो आपको बताया। मैंने ये बताया कि मैं थोड़ा समराइज कर दूं, जैसे कि कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को करेंगे, किसको पहले करेंगे, प्रायोरिटी देखा हमने, लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी देखा, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, है ना।